हम इसमें स्टडी करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या है कि अगर हमारे वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल हैं और उनका सेंस ऑफ डायरेक्शन भी सेम है, मान लो ये तुम्हारे पास वेक्टर ए है और ये तुम्हारे पास कोई वेक्टर बी है, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दो वेक्टर्स हैं। अब इनके सेंस ऑफ डायरेक्शन सेम है, इनके बीच में जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं और सेंस ऑफ डायरेक्शन सेम होती है तो उनके बीच में एंगल एक तरह से हम 0 डिग्री लेंगे, ठीक है ना। तो जब हमें इनको ऐड करना है, पैरेलल वेक्टर्स को जब ऐड करना है विद सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, तो a प्लस बी एक वेक्टर होगा, ठीक है, जो कि जिसका मैग्नीट्यूड जो है मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b के इक्वल होगा, ठीक है। और इसको हम सीधा इसकी सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है सेम रहेगी और ये a प्लस बी जो है a और b के पैरेलल होगा। तो जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनको ऐड करना बहुत आसान होता है, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स के केस में विद सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन हमारे पास एक वेक्टर आ जाता है उसी डायरेक्शन में जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो इट इज अ वेक्टर ऑफ लेंथ, इसकी लेंथ जो है वो सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगी, ठीक है ना। तो जितना ए का मैग्नीट्यूड है और इतना ये नोटेशन होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिखने की, जैसे हम मॉड लिखते थे वहां पे, तो अगर मैंने पहले नहीं बताया अगर, तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए को बताया था पहले, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को ऐसे मॉड ए लिखते हैं, ठीक है। तो लेंथ जो इसकी टोटल लेंथ होगी ए प्लस बी की, लेंथ ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ए प्लस बी का, वो किसके इक्वल होगा, मॉड ए प्लस मॉड बी, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर्स है, ठीक है ना। तो ऐसे हम इनको सिंपली ऐड कर देते हैं। अगर हमारे वेक्टर्स जो है पैरेलल हैं लेकिन उनका सेंस ऑफ डायरेक्शन मान लो ओपोजिट है, ये वेक्टर ए है, ये यहाँ पर हमारे पास वेक्टर बी है और ये ओपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब सेकंड केस में हम क्या ले रहे हैं, उनके बीच में एंगल जो है वो पाई है। अब हमें इनको अगर हमें ऐड करना है तो हमारे पास एक वेक्टर आएगा, ठीक है, एक वेक्टर ए वेक्टर बी, लेकिन इस केस में ये जब हम ऐड करेंगे तो ये a माइनस बी या b माइनस है, पहले हम इसकी सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन बनाएंगे, तो अगर b इधर जा रहा है तो इधर माइनस b हो जाएगा राइट साइड में। तो ये जो हमारे पास एक वेक्टर आएगा सिंपली ऐड करके, तो वो हमारे पास मान लो b बड़ा है तो ये b माइनस a बन जाएगा। अगर a बड़ा होगा तो a माइनस बी a की डायरेक्शन में बन जाएगा, तो जो बड़ा वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में ऐड होके आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल केसेस है, अगर एंगल 0 या पाई है तो हम सिंपल ऐसे ऐड कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लो एक वेक्टर ऐसे कहीं जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे कहीं जा रहा है और हमें उसको ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे केस में इन वेक्टर्स को हम एक ही पॉइंट पर रख लेते हैं और फिर उसके बाद हम उसको ऐड करते हैं। ये जो वेक्टर्स होते हैं ये हमारे वेक्टर्स होते हैं फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स का मतलब ये होता है कि हम वेक्टर्स की पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वो इसके जैसे मुझे बी को मान लो शिफ्ट करना है तो मैं बी को यहाँ पर शिफ्ट कर सकती हूँ इस पॉइंट पर, और इसका मैग्नीट्यूड वही होना चाहिए जो वेक्टर बी का है और ये इसके पैरेलल होना चाहिए। तो इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल यहाँ पर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा वेक्टर बी हो गया। सेंस ऑफ डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, तो जब भी हमारे वेक्टर्स इधर उधर होते हैं तो हम उनको एक पॉइंट पर ला सकते हैं, ठीक है। तो नहीं मतलब एक समझा नहीं, मतलब मैं कैसे, मतलब अगर तुम जैसे स्टडी कर रहे हो, एक वेक्टर तुम्हारा यहाँ पे है, वेक्टर ए यहाँ पे है, वेक्टर बी यहाँ पर है, तुम्हें उसको शिफ्ट करना है तो उसको तुम यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर ला सकते हो। तो शिफ्ट करने के लिए क्या होता है कि
हम सेम मैग्नीट्यूड जितना इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जिसको शिफ्ट कर रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड की लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे ये वेक्टर यहाँ पे है तो इसके पैरेलल हम यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर वही लेंगे, उतनी लेंथ लेंगे जितनी यहाँ पर है, और सेंस ऑफ डायरेक्शन इसकी ऐसे जा रही है तो सेंस ऑफ डायरेक्शन भी सेम लेंगे। तो इसलिए हम इनको फ्री वेक्टर्स कहते हैं। फ्री वेक्टर्स होने की वजह से हम वेक्टर्स को ऐड जब करते हैं तो हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज कर पाते हैं। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में ये अब तुम्हें समझना है। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन सेज कि अगर मान लो हमारे पास एक वेक्टर ऐसे है, वेक्टर ए, एक वेक्टर इधर जा रहा है, वेक्टर बी, then their sum, if two vectors can be represented along the sides of a triangle, then their sum can be represented by the third side of the triangle. Their sum can be represented by the third side of the triangle. तो ये इसका सम होगा a plus b। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी a plus b की? अगर a और b की डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है तो a plus b की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस हिसाब से अगर हमारा ये पॉइंट a है, ये b है, ये c है, तो ये ab प्लस bc इक्वल टू ac हो जाता है। दिस इज ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ये मैं लिखवा देती हूँ तुम्हें। मतलब हमारे वेक्टर्स तो कहीं भी हो सकते हैं ना, और हम उनको ऐड करना है तो पहले तो हम उनको एक पॉइंट पे ले आते हैं, फिर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई कर देते हैं। तुम्हें बहुत ज्यादा इस चीज से परेशान नहीं होना, तुम्हें सिर्फ ये लॉ पता होना चाहिए। इफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर रिप्रेजेंटेड साथ साथ कॉपी कर रहे हो ना? यस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the two sides। ऑपोजिट ऑर्डर मतलब अगर वो क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, ठीक है। सम जो है, अगर ए और बी वेक्टर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो a प्लस बी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। देखो ना, ए और बी यहाँ पर क्लॉकवाइज जा रहे हैं ऊपर वाली फिगर में, तो a प्लस बी इधर चला गया एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान लो तुम्हारे ट्राइंगल में ऐसी सिचुएशन है, ये इधर गया, ये इधर गया वेक्टर, तो जो थर्ड वेक्टर होगा वो ऐसे चला जाएगा, ये टिप और ये टिप आपस में मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो ये रूल है, दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये एक लॉ है जो तुम्हें रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। तुमसे पेपर में ये नहीं कोई पूछ रहा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लिखो, पर तुम्हें समझ आनी चाहिए। समझ क्या आनी है? ए वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर हम एक ट्राइंगल की साइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका सम जो है इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। बस इतनी बात है, देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी इस वेक्टर की? अगर ए बी क्लॉकवाइज है तो वो a प्लस बी एंटी क्लॉकवाइज, अगर ए बी एंटी क्लॉकवाइज है तो a प्लस बी क्लॉकवाइज, ठीक है। मतलब ये तो सारा ओके 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 ओके, ठीक है मैम, ठीक है समझ। ठीक है, तो ये जब भी हमारे तुम्हारे सामने ऐसे सिचुएशन हो, जैसे मैं लिखूं सी डी वेक्टर प्लस बीई वेक्टर, तो ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से अगर ये डी और ये डी सेम है, ठीक है ना, तो ये डी और ये डी सेम है, मतलब इसका जो टर्मिनल पॉइंट है वो इसका इनिशियल पॉइंट है,
तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से क्या बन जाएगा, CE वेक्टर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यस मैम। अब मान लो तुम्हारे पास हो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, तो ये क्या बनेगा, AD वेक्टर। AD वेक्टर। समझ में आ रहा है ना, ये पहले AC बनेगा फिर AC प्लस CD, AD बन गया, तो AD वेक्टर बन गया। अब दिस इज ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। जब इनिशियल टर्मिनल पॉइंट लिखा होता है तो बहुत ही आसान होता है ना, और जब वैसे वेक्टर देखना लिखा होता है तो फिर हमें उसका फिगर में देखना पड़ेगा, राइट। ये समझ में आ गई। यस मैम। अच्छा अब देखो, अगर मैं दूं AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, ये 0 वेक्टर। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। देखो AB वेक्टर, BC वेक्टर और CA वेक्टर, ये हुआ ना। हाँ। अब ये तीनों एक ही डायरेक्शन में, तीनों क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, देख रहे हो, और A पे आके खत्म भी हो रहा है ये। तो जब ये A पे आके खत्म हो रहा है तो ये हमारा क्या बन गया, AA वेक्टर। तो A वेक्टर तो 0 वेक्टर होता है, जब भी इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाता है तो 0 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड तो 0 ही हो गया। यस मैम। ठीक है, पर पहले वाली इसमें फिगर कैसी बन रही है, ये इसकी फिगर तो ये हो गई, ठीक है। इसमें फिगर कैसे बन रही है, ये हमारे पास एक ये AB वेक्टर था, एक हमारे पास ये BC वेक्टर था, और फिर एक CD वेक्टर था, AB BC CD। तो इन तीनों का सम कौन सा बना, ये AD वेक्टर। ठीक है, समझ आ गई बात। यस मैम। ऐसे कितने भी हो सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आगे चलो। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में क्या है, पहले मैं लिखवा देती हूँ, अब तुम्हें थोड़ा सा लैंग्वेज समझ आ गई है तो अब ये सब तुम खुद भी समझोगे। ये भी फ्री वेक्टर का ही पार्ट है। हाँ, फ्री वेक्टर्स हमारी पूरी स्टडी में जितना भी अच्छा। हमें वेक्टर्स पढ़ रहे हैं वो सब फ्री वेक्टर्स हैं, है ना। बिना फ्री वेक्टर्स इसलिए हैं क्योंकि हम उनको जब भी काम करते हैं तो शिफ्ट कर पाते हैं, ठीक है, ओके। इसलिए उनको फ्री वेक्टर्स कहते हैं, राइट। पूरा तुम्हारा जो चैप्टर है वो फ्री वेक्टर्स के हिसाब से, इफ टू वेक्टर्स A एंड B। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन जो है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन जो है, ये एक तरह से है तो अलग अलग लॉज, कन्वीनियंस के लिए दो बने हैं, पर ट्राइंगल लॉ से हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन प्रूव कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन भी प्रूव कर सकते हैं। एक को बेस मान के दूसरा प्रूव करा जा सकता है, लेकिन ये जो लॉ है ये जैसे हमारे पास पैरेललोग्राम वाली सिचुएशन होती है तो हम इसको यूज कर लेते हैं, ट्राइंगल वाली सिचुएशन होती है तो हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। इफ टू वेक्टर्स वेक्टर A एंड वेक्टर B आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड and direction by the two adjacent sides of a पैरेललोग्राम। ऐसे लिख दूं कन्वीनियंस के लिए, समझ में आ रहा है। यस मैम। then their sum is सम मतलब वही A प्लस B,
then their sum a plus b is represented in magnitude and direction by the through their common फिगर बना के देखो क्या बनती है जो मैंने कहा है इसके हिसाब से। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास वेक्टर ए है मान लो और ये वेक्टर बी है। पहली बात क्या है, इफ टू वेक्टर्स a and b are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram। तो ये adjacent sides मैंने ले ली पैरेललोग्राम की, ये adjacent sides हो गई, ठीक है। then their sum, इनका सम किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, by the diagonal of the parallelogram। तो डायगोनल तो दो होते हैं, कौन सा डायगोनल, जो इनके कॉमन पॉइंट से पास कर, तो इनका कॉमन पॉइंट दोनों का ये है, ठीक है। तो यहां से जो डायगोनल बनेगा वो सम हो जाएगा इनका। ये तो फिर वही ट्रायंगल ही तो हो गया, फिर वही वाला मतलब जो ऊपर था। हाँ बताओ कैसे हो गया, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। नहीं मतलब मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो हमारे पास इस रूल के हिसाब से क्या आया, ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी, ये ए बी वेक्टर है, ये ए डी वेक्टर है, तो ए बी प्लस ए डी किसके इक्वल हुआ, एसी के, एसी वेक्टर। सो दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब ये तो देखो यहाँ पे ये कॉमन इनिशियल पॉइंट से चल रहे हैं दोनों वेक्टर। हाँ, वहां पे क्या हो रहा था, एक का इनिशियल पॉइंट दूसरे का टर्मिनल पॉइंट था, ए बी वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट था वो बीसी का इनिशियल पॉइंट था। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो ये अप्लाई करेंगे, और जब ऐसी सिचुएशन होगी तो हम पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करेंगे, बस। ओके समझ आ गई, सेम इनिशियल पॉइंट से जा रहे हैं ना, और तुम्हें उसका सम दिखाना है, तो सम कहाँ जाएगा, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। मान लो तुम्हें यहाँ पर मैं दो वेक्टर दे देती हूँ और तुम्हें ये देखना है कि भी इसका सम कहाँ जाएगा, तो तुमने ये ए और बी दो वेक्टर मैंने तुम्हें दे दिए, मैं कहूँ इसका सम दिखाओ, तो सम कैसे शो करोगे, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लोगे जैसे हम मैथ्स में करते हैं, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके, ठीक है। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करके और फिर ये जो हमारे पास डायगोनल बनेगा इसका, वो इसका सम हो गया, दिस इज ए प्लस। समझ आ गई बात। तो जब हमें वेक्टर्स दे रखे होते हैं तो हम उनको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शिफ्ट करके और उनका सम निकाल सकते हैं। लेकिन शिफ्टिंग का टेक्निक क्या होता है कि सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए फ्री वेक्टर्स। तो वो एक हमारे पास एक लिवरेज है, एक हमारे पास एक वो है, समझ लो कन्वीनियंस। अभी उसमें इतना उस चीज में इतना डिटेल में मत जाओ, अभी सिर्फ तुम्हें रूल समझना है कि इस सिचुएशन में a प्लस बी है और इस सिचुएशन में सम जो है इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, इस सिचुएशन में इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, देखो ये जो BC है, ये जो BC वेक्टर अगर मैं देखूं, BC वेक्टर और AD वेक्टर, ठीक है। अब ज्योमेट्री के हिसाब से BC और AD क्या होते हैं पैरेललोग्राम में, BC और AD कहाँ है, BC और AD पैरेलल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, हाँ पैरेलल होती हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होते हैं, ठीक है। और
BC की जो सेंस ऑफ डायरेक्शन बन रही है और AD की सेंस ऑफ डायरेक्शन सेम है। हाँ हाँ ये B2C ऐसे ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है और पैरेलल भी हैं दोनों वेक्टर। तो BC वेक्टर और AD वेक्टर जो है पैरेलल हैं, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, उनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन भी सेम है। सेंस ऑफ डायरेक्शन मतलब कि दोनों एक दूसरे के मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और वो पैरेलल भी है, दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि BC वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू AD वेक्टर? इक्वल हो गए ना? BC वेक्टर इक्वल टू AD वेक्टर। और अगर यही मैं लिखूं BC वेक्टर और DA वेक्टर तो ये क्या होंगे? BC वेक्टर और DA वेक्टर क्या होंगे? वो भी इक्वल होंगे ना? पर सेंस ऑफ डायरेक्शन तो ऑपोजिट हो गई ना, तो इक्वल कैसे होगी? नेगेटिव ऑफ ईच अदर। VA BC DA जो है D से A जा रहा है और BC B से C जा रहा है। BC और DA DA ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई ना BC से, हाँ 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 ओके है ना? ओके तो BC जो है दैट इज इक्वल टू माइनस DA या BC इक्वल टू AD। तो जब भी तुम्हारे पास ऐसे हो, कहीं पे भी मान लो तुम्हें कुछ भी दे रखा हो, मान लो PQ वेक्टर हो, तो और तुम्हें इसको QP में लिखना है, QP वेक्टर, तो PQ वेक्टर और QP वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, है ना? PQ P से Q जा रहा है और QP Q से P जा रहा है, तो दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस। QP उल्टी डायरेक्शन में है और हमने माइनस साइन लगा दिया, तो PQ वेक्टर इक्वल टू माइनस QP वेक्टर। ठीक है, समझ आया? तो ये इनिशियल टर्मिनल पॉइंट की इंपॉर्टेंस है। तो अगर मान लो तुम्हें कहीं पे भी माइनस QP वेक्टर लिखा है तो तुम उसको PQ वेक्टर लिख सकते हो। नेगेटिव का नेगेटिव हो गया ना, QP Q टू P है और हमने बाहर एक माइनस और ले लिया तो वो PQ वेक्टर बन गया। ठीक है, जैसे ये मान लो तुम्हारे पास PQ वेक्टर है, QP वेक्टर उल्टा है, उल्टी डायरेक्शन में, तो QP वेक्टर नेगेटिव बनेगा PQ वेक्टर के। पर अगर मैं बाहर माइनस ले लेती हूँ तो वो इक्वल टू PQ होगा। ठीक है, मतलब ये बात का ध्यान रखना है। यहां तक समझ आ गई? यस मैम। अब नेक्स्ट चीज जो तुम्हें समझनी है, प्रॉपर्टीज होती हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो ये सिंपल प्रॉपर्टीज। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बता रही थी कि ये क्योंकि ये वेक्टर बी बन रहा है, ठीक है, BC वेक्टर हमने कहा ना वेक्टर बी बन रहा है अभी यहाँ पर कि BC AD के इक्वल भी है, पैरेलल भी है, सेंस ऑफ डायरेक्शन सेम है, तो बी, तो ये AB प्लस BC किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पर? देखो, AB प्लस BC, AB प्लस BC किसके इक्वल आ रहा है? AC के। AC के आ रहा है ना, और यही ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन होता है, तो वो सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो हाँ यस मैम। है ना? ऐसे ही ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हम पैरेललोग्राम लॉ सेटिस्फाई करा सकते हैं। ठीक है, यस मैम। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास A प्लस B हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो दिस इज सेम एज B प्लस A। ठीक है, अगर हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो हम उसको एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव होता है, तो A प्लस बी इक्वल टू B प्लस A। और इसको हम बहुत आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास मान लो ऐसे हो, दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B, तो ये A प्लस बी हो गया। ठीक है, ये A प्लस बी हो जाएगा
हम्म अब क्योंकि ये वेक्टर ए है और ये पैरेललोग्राम मैंने बनाया है, ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम बनाया है, तो जो ए डी वेक्टर है ये किसके इक्वल होगा? BC के। पहले हमने कहा बी डी वेक्टर जो है वो ए प्लस बी है, ये हमने प्रूव किया हाँ। पैरेललोग्राम। ठीक है, हम्म अब एडी वेक्टर किसके इक्वल है? बीसी वेक्टर के। बीसी वेक्टर को हमने किससे डिनोट किया है? ए वेक्टर। वेक्टर ए से। तो ये वेक्टर ए हो गया, एडी हम्म वेक्टर। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाओ, बी ए प्लस एडी किसके इक्वल होगा? BD। बी ए प्लस एडी इक्वल टू बी डी वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब बी डी वेक्टर किसके इक्वल आ गया हमारे पास? बी ए कितना है? बी ए कौन सा वेक्टर है? BA B वेक्टर है। और एडी क्या है? A वेक्टर। तो बी डी जो है ए प्लस बी भी है और बी डी जो है बी प्लस ए भी है। हम्म पहले मैंने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से बी डी लिखा, फिर मैंने ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से बी डी लिखा। तो दोनों ही केस में हमारे पास क्या आ गया? फ्रॉम 1 एंड 2 अगर मैं कहूँ, फ्रॉम 1 एंड 2 ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए लिखवा रही हूँ कि तुम्हें समझ आए कि हम यूज कैसे करते हैं लॉज को। ठीक है, तो ये जो पहले हमने लिखा, ये हमने लिखा बाय पैरेललोग्राम लॉ, और फिर ये जो लिखा हमने बाय ट्राइंगल लॉ लिख दी, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो ये हमने लिख दिया। तो हमने क्या कंक्लूड किया? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी। यही मैं तुम्हें कह रही। ठीक है, समझ में आ गई? यस सर। अब मान लो तुम्हारे पास हो ए बी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, और मैं कहूं कि इसको ऐड करो। फिगर में मत देखो, मैं कुछ और लिख देती हूँ, वरना तुम फिगर से ही कंफ्यूज होते रहोगे। राइट साइड पे फिगर बननी है ना। मान लो तुम्हारे पास हो पी क्यू वेक्टर प्लस आर पी वेक्टर। ठीक है, यस, किसके इक्वल होगा ये? फ्लैश बताओ, बहुत आसान है। जीरो वेक्टर। नहीं, कैसे? P से तो P आर, होगी। ये अच्छा तो कुछ नहीं आर कुछ है, नहीं। हाँ नहीं हाँ आर है। क्यों। हाँ हाँ आ रहा है। क्यूपी वेक्टर होता तो जीरो होता। हाँ हाँ। ऊपर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो। QR वेक्टर। हम्म, ऊपर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो, ये प्रॉपर्टी 1। इसमें A वेक्टर प्लस B वेक्टर B वेक्टर प्लस। हाँ तो फिर ये RP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? तो ये हो जाएगा QR वेक्टर। क्यू आर। हाँ क्यू आर दिख रहा है तुम्हें? आर आर क्यू। पी प्लस पी क्यू। RQ। तो ऐसे कुछ भी नहीं बोल देना है, ये हाँ कुछ हाँ। भी लिख दोगे। ठीक है, समझ आ गई बात? हम्म तो यस ये मैम। एडवांटेज है इस प्रॉपर्टी की। मतलब हम इनिशियल टर्मिनल पॉइंट को नहीं हिला सकते। इनिशियल टर्मिनल पॉइंट हिलाएंगे तो फिर वो नेगेटिव बन लिखना पड़ेगा, लेकिन हम वो कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए एज इट इज उठा के इधर इधर लिख सकते हैं। राइट, समझ आ गया? यस मैम। अच्छा, अगर वो तुम्हारे पास
ये किसके इक्वल होगा? ए बी माइनस बी। देखो ये ए बी वेक्टर है, हम्म। ये माइनस बी ए को मैं प्लस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? बी ए AB. वेक्टर। ए बी लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी हम नेगेटिव साइन हटाएंगे हमें इनको इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो ए बी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर क्या हो गया? 2ab। ठीक है, समझ आया? यस मैम। तो जब भी नेगेटिव साइन हटाओगे तो इंटरचेंज कर दोगे इनिशियल टर्मिनल पोजीशन। प्रॉपर्टी से सेकंड प्रॉपर्टी, पहले हमने की वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, सेकंड प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। तो इसका क्या मतलब हुआ? पहले मैंने कहा वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, लिखा नहीं है मैंने, तुम यहाँ लिख लो, कहीं पे लैंग्वेज आ जाती है तो तुम्हें पता होना चाहिए। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, एसोसिएटिव तुमने अलजेब्रा में पढ़ा है ना, तो अगर तुम्हारे पास a प्लस बी प्लस सी 3 वेक्टर्स हैं, सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि हम जो ब्रैकेट्स हैं इधर लगा सकते हैं। इज दिस क्लियर? कि यस अगर मैम। हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो पहले मैं a और b ऐड करूं और फिर उसमें c ऐड करूं, या पहले मैं b और c ऐड कर दूं फिर उसमें a ऐड कर दूं, बात एक ही है। ठीक है, ये समझ आ गया? यस मैम। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। तो भी बहुत आसानी से, इन सबके प्रूफ्स नहीं आते हैं वैसे पेपर में, बट बहुत आसानी से समझ सकते हो। जैसे ये मान लो वेक्टर ए है, ये मान लो वेक्टर बी है, और ये मान लो वेक्टर सी है। ठीक है, तो अब a प्लस बी वेक्टर कौन सा बनेगा? पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड निकाल दी, ठीक है इसकी। तो a प्लस बी प्लस सी, मान लो ये, इसको मैं कह दूं a b c d। फिगर से थोड़ा सा तुम्हें बताने की कोशिश करें। हाँ, a प्लस बी वेक्टर कौन सा बनेगा? ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर, तो इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा a प्लस बी वेक्टर। अब उसके बाद हमें उसमें प्लस सी करना है, तो a प्लस बी में अगर मैं प्लस सी करूंगी तो कौन सा वेक्टर आएगा? ए डी वेक्टर। एडी वेक्टर आएगा, ठीक है सिद्धार्थ। दोबारा से ट्रायंगल लॉ लग जाएगा, ये a प्लस बी इधर गया, ये c इधर गया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एडी वेक्टर। तो ये बन गया a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, समझ आ गया? अब इस फिगर के हिसाब से राइट हैंड साइड करो, पहले b प्लस सी करो, तो b प्लस सी कौन सा वेक्टर बनेगा? मैं दोबारा से बना देती हूँ। देखो ये a है, ये हमारा फिर b था, और ये हमारा c था। बिना फिगर के भी बता सकती हूँ, बट थोड़ा तुम्हें अप्लाई भी करने आए ना रूल्स जो सीख रहे हो। ठीक है, हाँ अब बताओ, b प्लस सी कौन सा वेक्टर बनेगा? बी प्लस सी। b प्लस सी, राइट हैंड साइड कर रहे हैं ना। अच्छा, तो वो बनेगा डी बी वेक्टर, बी डी वेक्टर। बी डी वेक्टर, सिद्धार्थ ये उल्टा पुल्टा नहीं बोलना है। हाँ 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 हाँ। हाँ, ये तो फिर गलती हो जाएगी ना, पेपर में पूरा गलत हो जाएगा। हम्म। तो ये हो गया b प्लस सी, इनिशियल पॉइंट पहले, टर्मिनल पॉइंट बाद में। ठीक है, तो ये तो हो गया b प्लस सी, और फिर अब इसमें a ऐड करना है हमको, तो a प्लस करेंगे इस b प्लस सी में, तो क्या आएगा हमारे पास?
ए ऐड करो, एडी वेक्टर। एडी वेक्टर, तो ये आ गया, वही एडी वेक्टर आ गया ना फिर से। हम्म। तो ये यही चीज समझा रही थी मुझे। बात नेक्स्ट जो सिंपल सी बात है, तुम्हें पता ही है कि अगर हम किसी जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे a प्लस जीरो वेक्टर, तो दिस इक्वल टू वेक्टर a ही आएगा, एंड दिस इक्वल टू जीरो प्लस a आएगा। ठीक है, तो जीरो जो है इसको क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर के लिए टर्म है एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे नंबर सिस्टम में जीरो नंबर एडिटिव आइडेंटिटी होता है, जिसको ऐड करके हमारे पास सेम वेक्टर सेम नंबर वापस आता है, ऐसे वेक्टर्स में जीरो वेक्टर ऐड करके सेम वेक्टर आएगा। दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो टर्म ध्यान में रखोगे, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब जीरो वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन of a vector by a scalar। तो इसमें क्या है कि अगर हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं बाय अ स्केलर, लेट दिस बी एनी वेक्टर, देन लैम्डा ए, लैम्डा मैंने क्या लिया है, लैम्डा जो है कोई रियल नंबर है, लैम्डा इज स्केलर। स्केलर मतलब कोई भी रियल नंबर, 2 3 हाफ -1 4 कुछ भी। ठीक है, तो लैम्डा स्केलर क्वांटिटी है, ए कोई भी वेक्टर है, देन लैम्डा ए इज अ वेक्टर। वेक्टर होगा ना, जब हम किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही रहेगा, इज अ वेक्टर। ठीक है, whose magnitude क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर होगा, तो कौन सा वेक्टर होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए। बताओ पलाश। लैम्डा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। लैम्डा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्या पूछ रहे हो आप? हाँ ठीक कह रहे हो, बट थोड़ी सी गलती कर रहे हो, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैं लैंग्वेज में ही लिख देती तभी दिमाग में। whose magnitude is, अब बच्चे कह देते हैं लैम्डा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब मैंने ये तो नहीं कहा कि लैम्डा पॉजिटिव है, लैम्डा तो स्केलर क्वांटिटी है, लैम्डा नेगेटिव भी तो हो सकता है ना। तो whose magnitude is, मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा इनटू ए। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, दैट इज अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए किसके इक्वल होता है, मॉड लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो कोई भी अगर किसी भी वेक्टर का कोफिशिएंट चेंज करते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है क्या? डिपेंड्स ऑन लैम्डा ना। सेकंड, डायरेक्शन क्या लिखोगे, whose magnitude is this and whose direction is, क्या लिखेंगे, डायरेक्शन कैसी होगी उसकी। हाँ पलाश आंसर करो जो पूछ रहे हो। whose direction is, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अभी तो तुमने कहा नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो हमेशा तो नहीं होगी। whose direction is same as direction of vector A if lambda is पॉजिटिव। positive।
and opposite to the direction of vector A if lambda is negative. ठीक है, समझ आ गया सिद्धार्थ? यस मैम। जैसे मेरे पास ये वेक्टर ए है, सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको मान लो 2 टाइम्स करती हूँ वेक्टर ए, तो जो इसकी लेंथ होगी वो तो इससे डबल हो जाएगी, ठीक है ना? 2 टाइम्स वेक्टर ए क्या होगा, इससे डबल लेंथ का होगा, तो मैग्नीट्यूड तो डबल हो गया इसका पहले वाले से, ठीक है? और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी जो वेक्टर ए की डायरेक्शन है, अगर ये क्योंकि यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, पैरेलल होंगे वेक्टर ए और वेक्टर 2a वेक्टर जो है ये हमेशा पैरेलल वेक्टर होंगे, लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए हमेशा पैरेलल होंगे। मैग्नीट्यूड जो होगा वो इसका डबल हो गया, और सेंस ऑफ डायरेक्शन सेम रहेगी अगर ये लैम्डा जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो पॉजिटिव है, जैसे 2 यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये हो गया। लेकिन अगर मैं इसको मान लो -3a की बात करूं, तो -3a जो है वो उसकी लेंथ इससे -3 टाइम्स हो जाएगी, लेकिन पैरेलल रहेगा वो। इसके पैरेलल रहेगा, लेंथ 3 टाइम्स हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, -3a की डायरेक्शन इससे ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया -3a। समझ आ गया? ओके मैम। किसी नंबर से, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाती है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम डायरेक्शन रहती है, लेकिन पैरेलल दोनों में ही होता है ना? इक्वल वेक्टर और ऑपोजिट वेक्टर्स दोनों ही पैरेलल होते हैं, तुम्हें पता है। तो ये ऑपोजिट वेक्टर बन गया, ये सेम डायरेक्शन वाला वेक्टर बन गया, लेकिन वो सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। इसका मतलब हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही होगा? मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही होगा, मैग्नीट्यूड तो एक वो है ना, मैग्नीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है ना, मैग्नीट्यूड कैसे नेगेटिव हो सकता है? ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर मींस लेंथ ऑफ द वेक्टर। ठीक है, समझ आ गई बात? तो दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो जो -a वेक्टर होता है वो -1 टाइम्स वेक्टर ही होता है, तो वो भी एक तरह से स्केलर मल्टीप्लीकेशन ही हुई ना वेक्टर की। और दूसरा ये प्रॉपर्टी की अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर जब भी हम ऑपोजिट वेक्टर ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0 वेक्टर। तो a प्लस माइनस a इज ऑलवेज 0। ठीक है, ये समझ आ गया? ओके, अब इसमें जो एक चीज और समझने वाली है, तुम्हें याद होगा मैंने यूनिट वेक्टर की बात की थी, a कैप, है ना? यूनिट वेक्टर मतलब कोई भी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में बट ऑफ यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ हमारे पास कैसे आती है कि जब भी हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो अगर हम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, a कैप वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो।
तो जैसे मान लो ये वेक्टर ए जो है ये मेरे पास मान लो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं उसको 4 से डिवाइड कर दूं तो ये यहाँ पे जो इसका 1/4 पार्ट बनेगा वो ए कैप हो जाएगा। जैसे मान लो ये ए भी है और यहाँ पे मैंने सी पॉइंट ले लिया, और ए सी वेक्टर जो है ये 4 यूनिट है, मान लो ए बी वेक्टर, तो ए सी वेक्टर जो है ये ए कैप बन जाएगा अगर ये 1/4 है ए बी का। तो समझ आ गई बात? तो यूनिट वेक्टर का मतलब सिंपली ये होता है कि अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए की डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी, वो पैरेलल होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा बस। इसी का एक पार्ट समझ लो, एक सेगमेंट 1 यूनिट की, तो इसकी डायरेक्शन ए सी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, ए सी वेक्टर ए बी वेक्टर के पैरेलल भी है, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो 1 यूनिट होगा। तो इसको भी हम एक तरह से स्केलर मल्टीप्लीकेशन की तरह ट्रीट करते हैं, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू वेक्टर है, तो ये लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए बन गया ना, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो हमेशा याद रखो कि यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, जिसका भी यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि तुम लोगों को आना चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं डिफाइन कर रही हूँ, दैट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है किसी भी पॉइंट का, ये हमेशा विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट होता है। पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन जो होती है वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट होती है, बट नॉर्मली हम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ले लेते हैं, लेकिन हम चाहें तो हम किसी भी पॉइंट के को रेफरेंस पॉइंट लेके कर सकते हैं काम। ठीक है, तो पहले मैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही तुम्हें लिखवा देती हूँ। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P, जब मैं डेफिनेशन लिखूंगी तुम कहोगे बस यही है। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P with respect to origin is OP वेक्टर। मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट P है, इसका मुझे पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बात में कर रही हूँ, इसका मतलब मैं कह रही हूँ OP वेक्टर। तो जब भी पोजीशन वेक्टर की बात होती है उसका मतलब सिंपली ये होता है कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू है उसको ज्वाइन करके जो वेक्टर बन रहा है वो वेक्टर। तो फिर हम ओरिजिन से अगर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, नॉर्मली हम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही चल रहे होते हैं। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर तुम्हें दे रखा है कि पोजीशन वेक्टर पॉइंट P का ये है, तो इसका मतलब OP वेक्टर की बात हो रही है। जैसे मैं कहूँ कि पोजीशन वेक्टर ऑफ Q इज वेक्टर A, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जब नहीं कुछ नहीं लिखा तो भी इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर कहीं पे लिखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q इज वेक्टर A, नहीं भी लिखा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही बात हो रही है। अगर कुछ और होगा तो लिखा होगा, तो इसका मतलब क्या है, OQ वेक्टर इक्वल टू वेक्टर। समझ आ गई बात? पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट का मतलब होता है वो ओ को ज्वाइन करके जो वेक्टर बन रहा है उस वेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, क्लास ये समझ में आ गया? यस मैम। अब इससे क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं काम करते वक्त। अगर मान लो मेरे पास लेट A and B are 2 points, मैं वैसे लिख देती हूँ,
अलग अलग लिख देती हूँ जिससे तुम्हें और ज्यादा दिमाग में एज इट इज बैठ जाए। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, ए कोई पॉइंट है, वेक्टर ए एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बी वेक्टर बी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है और बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है। तो ये मेरे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है और बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है। तो ये किसके, जो मैंने कुछ नहीं लिखा विद रिस्पेक्ट टू, तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन में बात कर रही हूँ। तो ये वेक्टर ए किसके इक्वल हुआ? ओए वेक्टर। ओए वेक्टर, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कह रही हूँ, अभी हमने डिफाइन किया। तो ओ ए वेक्टर जो है वो वेक्टर ए हुआ। इसी तरह से वेक्टर बी किसके इक्वल हुआ? ओ बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर। ठीक है, तो ओ ए और ओ बी को ज्वाइन करो जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास वेक्टर ए आ गया और ये मेरे पास वेक्टर बी आ गया। तो अब क्या मैं ये ए बी वेक्टर निकाल सकती? कोई रूल है जिससे ए बी वेक्टर निकल सके? कोई रूल तुमने पढ़ा है जिससे ए बी वेक्टर निकल आए? ट्रायंगल। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या आएगा? जो ओ बी माइनस सीधा सीधा ओ, ट्राइंगल लॉ अप्लाई करो। अच्छा अच्छा। तो वो होता है ए ओ प्लस ए बी। ओ ए, ओ ए, हाँ, ए ओ ओ नहीं जा ए, रहा। ओ ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ओ बी। ठीक है ना, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी। तो ए बी किसके इक्वल आ गया? ओ बी माइनस ओ बी, ओ ए, ओ ए। तो ओ बी कौन सा वेक्टर था? वेक्टर बी। और ओ ए क्या वेक्टर है? ए। वेक्टर ए। ए। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये रिजल्ट क्या कहता है कि अगर ए का पोजीशन वेक्टर ए है और बी का पोजीशन वेक्टर बी है, तो ए बी वेक्टर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, समझ आ गया? तो ए बी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू, अब इससे क्या तुम्हें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, तुम बिना फिगर के ही लिख पाओगे। ए बी वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। बी क्या है यहाँ पर? टर्मिनल पॉइंट। तुम्हें याद करने के लिए हमेशा तो नहीं है ना, ए बी और कुछ भी पॉइंट हो सकते हैं। तो ये क्या है? टर्मिनल पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ए मतलब इनिशियल। ठीक है, समझ आ गई बात? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। ये ए बी वेक्टर समझ आ गया? यस मैम। तुम्हें ए बी वेक्टर लिखना है और तुम्हें पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, तो तुम पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल से वो वेक्टर लिख सकते हो। तो ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा इसी से काम हो जाएगा। आगे चलो। यस मैम, यस मैम। नेक्स्ट लिखो डायरेक्शन एंगल्स। अब डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं?
डायरेक्शन ऑफ x y z axis are called direction angles. तुम जिस रूम में बैठे हो, ठीक है, रूम में बैठे हो ना तुम, तो उस रूम का एक कॉर्नर जो है उसको जब भी 3D पढ़ोगे तो उस रूम के एक कॉर्नर को तुम ओरिजिन समझ लो, ठीक है, ये ओरिजिन। अब ओरिजिन से जो है जो कॉर्नर मतलब जमीन पर जो कॉर्नर है, उस ओरिजिन से तुम्हें कोई लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है रूम में? हाँ, कौन सी लाइन है वो? एजेस जो है, एजेस जो है, मतलब कि दीवार और फर्श के बीच में जो लाइन बनती है वो दिख रही है। तो दीवार और फर्श में जो लाइन बन रही है उस लाइन को समझ लो वो तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। लेकिन वहां से तो दो लाइन जा रही है ना, तीन दो जा लाइन रही जा है, रही है, तो यहाँ तीसरी कौन सी जा रही है? और एक हाँ हाँ जेड एक्सिस, हाँ, छत की तरफ जा रही है एक, हाँ, ठीक है। तो अभी फर्श पे दो लाइनें दिख रही हैं, तो वो फर्श वाली दो लाइनों को एक्स और वाई एक्सिस समझ लो, ठीक है। और जो ऊपर की तरफ जा रही है वो जेड एक्सिस हो जेड गई। एक्स, तो वही जेड एक्सिस को अगर हम जमीन के अंदर ले जाएं तो वो नेगेटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही एक्स एक्सिस को अगर ऑपोजिट साइड एक्सटेंड करोगे तो वो नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस हो जाएगी। इसी तरह से नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस दिखेगी तुम्हें घर में, या तो वो दूसरे कमरे में जा रही होगी या उस कमरे से बाहर कहीं जा रही होगी। तो वो जो कल मैंने तुम्हें भेजा था कंपार्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट, तो ये जो तीन एक्सिस हैं ये पूरे स्पेस को, तुम्हारे घर को कितने कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देंगे आपस में? 8 कंपार्टमेंट्स में, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर मैं थर्ड एक्सिस बना रही हूँ, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, और एक हमारी ये यहाँ पे ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तुम लैपटॉप इमेजिन कर सकते हो, लैपटॉप खुला हुआ हो जैसे, है ना। तो लैपटॉप में नीचे एक कीबोर्ड होता है और ऊपर ये स्क्रीन है जिस पर मैं लिख रही हूँ, है ना। तो अगर मैं लैपटॉप के जो कीबोर्ड है उसके एक कॉर्नर को ओरिजिन ले लूं, तो एक्स एक्सिस कौन सी हुई? ये लाइन ओरिजिन से मेरी तरफ आती हुई जो इसकी एज है, और वाई एक्सिस जो है उसी कीबोर्ड की जो दूसरी एज है स्क्रीन के साथ, जो स्क्रीन और कीबोर्ड के बीच में आ गई, वो वाई एक्सिस हो गई। और जेड एक्सिस जो है, ये जो मैंने जेड एक्सिस बनाई है इसी के पैरेलल जो है हमारा ये जो मॉनिटर में जहां मैं लिख रही हूँ, स्क्रीन का जो एज है वो जेड एक्सिस होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन एक्सिस हैं, ये तीन एक्सिस जो है अलग अलग प्लेन्स में, प्लेन मतलब जैसे हमारा एक्स वाई प्लेन पर पढ़ते थे तुम एक सिंपल सी शीट प्लेन में, तो ये एक्सो वाई प्लेन जो है ये तुम्हारे घर के फर्श को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और वाईओ जेड प्लेन जो है वो तुम्हारे घर का किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रंट वॉल, हाँ, फ्रंट वॉल, वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जहां तुमने वाई एक्सिस ली है और जेड एक्सिस ली है, तो वाई और जेड एक्सिस एक वॉल के ऊपर आ गई ना, ठीक है सिद्धार्थ। वाई एक्सिस नीचे है और जेड एक्सिस ऊपर है, तो वो वॉल के अराउंड हो गई ना वाई और जेड एक्सिस। तो ये तुम्हारी एक वॉल बन गई, ठीक है। तो अब मान लो तुम्हारे पास ये कोई वेक्टर है, ओपी वेक्टर है, यहाँ पर मैंने
P पॉइंट ले लिया, तो ये P पॉइंट जो है हमारा वो कहीं पर स्पेस में है, मतलब जहां पर तुम कमरे में बैठे हो, समझ लो ओरिजिन से लेके तुम्हारे तक है वो P पॉइंट, ठीक है। तो वो OP वेक्टर बन गया, ओरिजिन से, जिसको तुमने ओरिजिन माना है, और जहां तुम्हारा हेड है, मान लो ओरिजिन से हेड पार्ट जो है तुम्हारा, वहां से एक वेक्टर बना सकते हैं, तो वो हो गया OP वेक्टर। अब क्योंकि ये P पॉइंट जो है ये तो स्पेस में है, तो अब हम स्पेस में तो मैं फिगर नहीं ड्रॉ कर सकती, तुम भी स्पेस में तो नहीं ड्रॉ कर सकते, तुम्हें भी कॉपी में ड्रॉ करना है, तो हम P पॉइंट को यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि हमारी स्क्रीन ये है, लेकिन ये P पॉइंट यहाँ पे नहीं है, ZY प्लेन में नहीं है, P पॉइंट कहाँ पे है, ऐसे हवा में है, और वहां से जैसे तुम्हारा हेड है, तो मैंने OP वेक्टर बना लिया ओरिजिन और तुम्हारे हेड को ज्वाइन करके, ठीक है। तो अब ये जो वेक्टर बना, ये कुछ एंगल बनाएगा विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, ये पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं एक्स वाई जेड एक्सिस की, कुछ एंगल बनाएगा। तो मान लो ये एंगल हमने अल्फा ले लिया, ये वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको मैंने बीटा ले लिया, ऐसे ही जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको मैंने गामा ले लिया। तो ये जो अल्फा बीटा गामा है, ये क्या है, डायरेक्शन एंगल्स। बात समझ में आ गई, नहीं आई? नहीं एकदम अच्छे से, मतलब समझा हाँ, नहीं है। एक और बार समझाना। तुम्हारा जहां पर हेड है, ठीक है, और हम्म ओरिजिन है, हम्म ओरिजिन और हेड को ज्वाइन करोगे, एक लाइन बनेगी, हाँ ठीक है। अब ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के, जिसको तुमने इमेजिन किया है, उसके हम्म साथ कुछ एंगल बनाएगी ये लाइन, ओके बनाएगी ना कुछ तो एंगल होगा जब तुम लाइन ड्रॉ करोगे, अपने से लेकर के तुम्हारे तुम अपने हाथ से समझ लो, तुम्हारे हाथ हाथ को ले लेते हैं P पॉइंट, तो तुम्हारे हाथ को लेकर के और ओरिजिन तक एक लाइन बनेगी, तो वो लाइन कुछ एंगल बनाएगी ना एक्स एक्सिस के साथ, हम्म। ऐसे ही वो लाइन कुछ एंगल बनाएगी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, हाँ मतलब ये दोनों के बीच में कहीं पे, हाँ ठीक है। है ना। हम्म हाँ, लाइन और एक्सिस, तीनों एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, वो जो भी हम्म तुम लाइन इमेजिन कर रहे हो स्पेस में, हम्म तो उसको हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। यस मैम। सिंपल कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन एंगल्स। हम्म अच्छा, अब नेक्स्ट लिखो डायरेक्शन कोसाइन्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, जैसे कोऑर्डिनेट में वो होता था, क्या बोलते हैं, स्लोप, इसी तरह से यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन्स होते हैं। इसके बिना ना तो 3D की पढ़ाई होती है और ना वेक्टर्स, तो इनको समझना जरूरी है। डायरेक्शन कोसाइन्स क्या है, डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ वेक्टर OP क्या होंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉमा कॉस गामा। मतलब डायरेक्शन कोसाइन्स क्या होते हैं, कोसाइन ऑफ द एंगल विच वेक्टर मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। जो वो एंगल बना रहा है उसका जब हम कॉस ले लेते हैं तो वो हमारा क्या बन जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन्स। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन्स क्या होते हैं, कॉस ऑफ द एंगल विच वेक्टर मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, समझ में आ गया। यस मैम। लिखना चाहो तो लिख दो, कोसाइन ऑफ द एंगल्स which vector makes with the positive direction of coordinate axis are called direction cosines of the vector. डायरेक्शन कोसाइंस को हम ऐसे DC भी लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, DC, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर आर कोसाइन आर कोसाइन ऑफ द एंगल्स which vector makes
with the positive direction of coordinate axis. ठीक है, समझ में आ गया? ये yes, ma'am. डायरेक्शन कोसाइंस जो है इनको हम दे आर डिनोटेड बाय स्लोप क्या होता था तुम्हारा? dy by dx नहीं, 11th में tan theta is equal to पता tan नहीं थीटा, 11 स्लोप tan थीटा होता था ना, तो वहां हमने tan ऑफ द एंगल लिया था, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसका tan लिया था। इसी तरह से यहाँ पर हम क्या लेते हैं, cos ऑफ द एंगल। वहां पर डायरेक्शन को फिक्स करने के लिए सिर्फ एक tan ऑफ दैट वन एंगल वाज एनफ। यहाँ पर डायरेक्शन को फिक्स करने के लिए हमें cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा ये तीनों चाहिए, क्योंकि अब हम प्लेन की जगह स्पेस में आ गए। तो दे आर डिनोटेड बाय LMN, ठीक है। तो मतलब L जो है वो हम cos अल्फा लिखते हैं जो x एक्सिस के साथ बन रहा है, M जो है वो उसको हम cos बीटा ले लेते हैं, और N जो है उसको हम cos। तो ये इसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय LMN, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज इसको DR से डिनोट करते हैं। ये और भी ज्यादा यूज होता है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज जो है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा इससे भी ज्यादा यूज होता है, डायरेक्शन को साइन से भी ज्यादा, क्योंकि इसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो थोड़ी लिबर्टी ज्यादा है, इसे समझ लो। तो डायरेक्शन रेशियोज आर डायरेक्शन रेशियोज, DR से डिनोट कर सकते हैं इसको हम। रेशियोज आर numbers set of numbers लिख लो, set of numbers proportional to direction cosines, to DC. Direction ratios are set of numbers proportional to direction cosines. डायरेक्शन कोसाइंस किसी भी वेक्टर के यूनिक होते हैं। DC क्या है, यूनिक है किसी भी वेक्टर के, जो वो एंगल बना रहा है उसका कॉस लेना, सीधी सीधी बात है। लेकिन डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ये प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल है मतलब अगर हमारा डायरेक्शन कोसाइंस LMN है तो मैं 2L 2M 2N भी ले सकती हूँ, ठीक है ना। मैं इसको 5L 5M 5N भी ले सकती हूँ। तो these are the numbers, direction ratios are set of numbers proportional to direction cosines. तो जब हम एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाती है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो LMN हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं इनकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर हमेशा 1 आता है। ये हम आगे इस चीज को तुम चाहोगे तो मैं प्रूव भी करा दूंगी। तो ये रिजल्ट हमारा यूज होता है, तो ये तुम्हें लर्न करना, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब नेक्स्ट वेक्टर्स को 3D के साथ रिलेट करना है। हमें जो 3 डायमेंशन आगे पढ़नी है वो वेक्टर्स की हेल्प से पढ़नी है। तो क्योंकि हमको दोनों को रिलेट करना है तो हम यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेट, मतलब ये डायरेक्शन रेशियोज का कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। ये मैं बाद में दोबारा इन चीजों पर आऊंगी। लेट I J K बी द
unit vectors along x, y, z axis respectively. ठीक है, तो ये जो है ये आई हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग लिया जाता है, जे वाई एक्सिस के, और के जो है वो जेड एक्सिस के। ये मतलब अंडरस्टूड नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन, इसको चेंज नहीं करना होता। तो आई हमारा एक यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, और ये जे है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के इसी तरह से यूनिट वेक्टर है अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, 1 यूनिट, मतलब कि आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, जे का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, और के का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। ये समझ आ गया? अब मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, और मैं तुम्हें कहूं कि ओ ए जो है वो हमारा इक्वल टू 2 यूनिट्स है। अगर ओ ए इक्वल टू 2 यूनिट्स है तो ओ ए वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होगा? 2i कैप। ठीक है, कोई भी वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होता है? ओ ए, कोई भी वेक्टर दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं और सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर क्या है? आई। तो ओ ए जो है दैट विल बी इक्वल टू ओ ए इंटू आई। ठीक है, तो अगर ओ ए 2 यूनिट्स है तो ओ ए वेक्टर क्या होगा? 2 टाइम्स आई। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस मैम। तो ओ ए अगर 2 यूनिट्स है, आई मैंने क्या ही लिया है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, अगर तुम्हें कंफ्यूजन होता है तो मैं मतलब इसको, मतलब यहाँ पर मैंने आई कैप लिखा था ना, तो तुम ये मत समझो कि ओ ए को मैं आई कैप लिख रही हूँ। आई कैप में किसको लिख रही हूँ? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ओ ए वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। इसी तरह से मान लो तुम्हारे पास बी कोई पॉइंट है, ओ बी इक्वल टू मान लो 5 यूनिट्स है, और बी जो है वो यहाँ कहीं लाई करता है। बहुत ही पास कर दिया है, या नहीं, इधर कर लेते हैं बी। तो हमारा ओ बी वेक्टर जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा? 5j। ठीक है, हम्म अब मान लो सी पॉइंट इधर जा रहा है, नीचे है, मान सी पॉइंट ये, और मेरे को ओ सी वेक्टर लिखना है, मान लो ये 3 है, तो ओ सी वेक्टर किसके इक्वल होगा? हाँ, और ये पॉइंट सी है, हाँ तो ओ सी वेक्टर किसके इक्वल होगा? 3k के तो -3 अपर डायरेक्शन में है ना, ऑपोजिट -3 डायरेक्शन। हाँ, -3। -3। ठीक है, तो जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस की, तो आई जे के का नेगेटिव लेना है। यहां तक बात समझ आ गई? यस मैम। अब नेक्स्ट जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, पी कोई पॉइंट है, ये पॉइंट पी कहाँ पे है? स्पेस में। ठीक है, जो पॉइंट तुमने पहले स्पेस में इमेजिन किया था ना, अपने घर के रूम में, अपना हाथ या अपना हेड, जो भी पॉइंट वो। ठीक है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग तुम एक्स यूनिट्स चले, ठीक है, और वाई एक्सिस के अलोंग तुम वाई यूनिट्स चले, और अपर डायरेक्शन में जेड यूनिट्स चले। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं, तो ये जो ओपी वेक्टर बनेगा दैट इज इक्वल टू xi प्लस
वाई जे प्लस जेड के। जैसे तुम बैठे हो, मैं तुम्हें कहूं कि अपने हेड के कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो तुम देखोगे ना कि तुम्हारा जो हेड है, पहले बात उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो अपने हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो तुम्हारे फीट तक आ जाएगा, उससे तुम्हारी हाइट आ गई, तो वो तुम्हारा जेड कोऑर्डिनेट हो गया। अब तुम्हारे फीट से तुम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे। तो जब परपेंडिकुलर अपने पैर से ड्रॉप करोगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, तो जहां वो एक्स एक्सिस को काटेगा वो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और जहां वो वाई एक्सिस को काटेगा वो जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। मतलब अपने हेड से तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो जितनी तुम्हारी हाइट है वो जेड कोऑर्डिनेट हो गया। अब तुम कहाँ पे आ गए? एक्स वाई प्लेन में। जमीन वाला प्लेन कौन सा होता है? एक्स वाई प्लेन। तो तुम आ गए एक्स वाई प्लेन में। तो एक बार एक्स वाई प्लेन में आ गए, तो जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का होता था वैसे ही करेंगे, तो पैर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो जैसे ये पॉइंट पी है, अब मैं तो इसको हवा में नहीं ड्रॉप कर सकती, तो मैं यहीं पे ड्रॉप करूंगी। तो ये मेरे पास ये जो है ये जेड है, इस तरह से, है ना। अब यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगी वाई एक्सिस पर, तो ये परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा। ये परपेंडिकुलर टेढ़ा क्यों जाएगा? क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर होता है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो टेढ़ा नहीं है ये एक्चुअली में मतलब इसकी पोजीशन जो है, जैसे हम बचपन में तुम लोग टेबल ड्रॉ करते थे, तो जो ऊपर की सरफेस होती थी उसको ऐसे करके ड्रॉ करते थे ना, है ना। तभी टेबल ड्रॉ कर पाते हैं हम, क्योंकि 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। तो ये एक्स एक्सिस जो है वो तुम्हारे रूम की एक लाइन है, और ये उसके, क्योंकि हमने पैरेलल शो करना है, तो मुझे एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस भी तो टेढ़ी थोड़ी है। तुम्हारे रूम की लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, क्योंकि हम सब कुछ प्लेन पे ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें ऐसे ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये एंगल एक तरह से 90 डिग्री है ना। तो तुम अपने पैर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये पॉइंट तुम्हारा पैर आ गया, तो तुम्हारे पैर से जो लाइन जा रही है टुवर्ड्स वाई एक्सिस, और इसी तरह से तुम्हारे पैर से ये इधर परपेंडिकुलर जा रहा है टुवर्ड्स जेड एक्सिस, ये भी 90 डिग्री है ना। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, मान लो इधर, मतलब ये कोई पॉइंट मान लो बी है, ये ए है, तो ये एक्स, ये वाई, ओ बी, ये तो एक्स लिया मैंने, सॉरी, ये वाई, ओ बी। तो ये जो है तुम्हारा ओ ए, ओ बी, ए, इसको ले लेते हैं एम, ठीक है। तो जो ओ एम वेक्टर है, ओ एम वेक्टर, ये किसके इक्वल आएगा? पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करो, ओ एम वेक्टर किसके इक्वल आएगा? वेक्टर ओए प्लस वेक्टर ओबी। ओ ए प्लस ओ बी। तो ओ ए वेक्टर जो है दैट वो किसके इक्वल होगा? अगर ओ ए एक्स के इक्वल है तो ओ ए वेक्टर किसके इक्वल हुआ? एक्स आई कैप। एक्स आई के, प्लस ओ बी वेक्टर सिमिलरली वाई जे कैप, ठीक है। तो ये जो ओपी वेक्टर है, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूं, तो ये जो ओपी वेक्टर है दैट इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर प्लस, ट्रायंगल लॉ से निकालो, ओपी वेक्टर इक्वल टू ओ एम वेक्टर प्लस एमपी वेक्टर। एमपी वेक्टर, ठीक है। तो एमपी वेक्टर किसके इक्वल है? एमपी वेक्टर वही है तुम्हारा हेड और फुट वाला ठीक है। वेक्टर। तो ओ एम वेक्टर जो है दैट इज एक्स आई प्लस वाई जे, और एमपी वेक्टर हो गया प्लस जेड। तो ये तुमको रिजल्ट याद रखना है, मैंने दिखा दिया तुम्हें फिगर में, बट तुम्हें ये याद रखना है कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं, तो ओपी वेक्टर किसके इक्वल होता है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। तो इस रिजल्ट को लर्न करना है, ठीक है। ये हम यूज करते हैं इंटरचेंजेबली, ठीक है। इफ pxyz is any point
in the space, then position vector of P क्या होगा? P का पोजीशन वेक्टर P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? क्या बताया था मैंने पोजीशन वेक्टर? ओपी और हाँ, ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर हमारा क्या आया? ओपी वेक्टर है हमारा हम्म एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, अभी याद हो जाएगा ये कि अगर पी एक्स वाई जेड कोई पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल होता है? पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होता है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये याद रखना, ठीक है? यहां तक समझ आ गया? तो इसको मैंने ओपी वेक्टर को वेक्टर आर से डिनोट कर लिया कन्वीनियंस के लिए, ताकि कहीं जरूरत पड़े तो हम लिख सकें। लेट वेक्टर आर इक्वल टू ओपी वेक्टर, यहाँ पे चाहो तो लिख भी लो। एंड पी एक्स वाई जेड एनी पॉइंट इन स्पेस, यहां से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है? तो अब ये इसमें जो नेक्स्ट चीज तुम्हें समझनी है, नेक्स्ट पॉइंट बेसिकली, इफ अल्फा बीटा, मतलब ये सब लर्न करना है तुम्हें। गामा आर डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ओपी वेक्टर, ठीक है? अगर अल्फा बीटा गामा जो है वो डायरेक्शन एंगल्स हैं ओपी वेक्टर के, मतलब कि मैं इसकी जगह वेक्टर आर लिख देती हूँ ऑफ, जिससे तुम को रिलेट कर पाओ। If alpha beta gamma are direction angles of vector r which is equal to xi plus yj plus zk, then cos alpha equal to x upon r, cos beta equal to y upon r, and cos gamma equal to z upon r। ये रिजल्ट है। अगर अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स हैं वेक्टर आर के, तो कॉस अल्फा जो होता है वो x अपॉन आर होता है, कॉस बीटा जो है वो y अपॉन आर होता है, और कॉस गामा जो है वो z अपॉन आर होता है, ठीक है? ये मुश्किल नहीं है तुम्हें समझना, मैं तुम्हें 2D से समझा सकती हूँ बहुत आसानी से। मान लो ये 2 डायमेंशनल है और ये एक लाइन है, ये अल्फा एंगल बना रही है, मान लो थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है? और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लो एक्स वाई हैं, यहाँ से तुम परपेंडिकुलर लेते हो तो ये कितना होता है? एक्स, ठीक है? और ये आर है मान लो, तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? एक्स बाय आर। एक्स बाय आर, तो एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा होता है ना, तो x इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? आर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय आर। है तो वही चीज जो यहाँ थी 2D था, वही 3D में। तो 3D में भी इसी तरह से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करके देखेंगे तो हमारे पास यही रिजल्ट आएगा, कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन आर, कॉस बीटा इक्वल टू वाई अपॉन आर, कॉस गामा इक्वल टू जेड अपॉन आर।
तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, cos अल्फा को हमने किससे डिनोट किया था, L इक्वल टू x अपॉन आर, y इक्वल टू M M इक्वल टू y upon r and n equal to z upon r. So this implies x equal to LR होता है, y equal to MR होता है and z equal to NR होता है. तो अब ये जो x y z है वो LMN के क्या हुए, r टाइम्स हुए. एक्स वाई जेड जो है LMN का r टाइम हुआ ना, तीनों जगह r से मल्टीप्लाई हो रहा है ना. यस मैम. तो इसका मतलब एक्स वाई जेड क्या हुआ, एक्स वाई जेड क्या हुआ, कॉमन मल्टीपल ऑफ R. कॉमन मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस. तो एक्स वाई जेड क्या हो गए, मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, cos अल्फा cos बीटा cos नहीं. गामा. हाँ, तो उसके मल्टीपल को क्या टर्म दी थी, x जो है वो r टाइम्स l है तुम्हारे पास, y जो है वो r टाइम्स m है और z जो है वो r टाइम्स n है, यही है ना. तो जो डायरेक्शन कोसाइंस के मल्टीपल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज अभी डिफाइन किया था हमने, हैं. यस. डायरेक्शन रेशियोज क्या डिफाइन किया था, कोफिशिएंट ऑफ. हाँ, डेफिनेशन क्या दी थी डायरेक्शन रेशियोज की, कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर. वो तो तुम रिजल्ट बता रहे हो मुझे, ऊपर डेफिनेशन क्या दी थी, ऊपर रिजल्ट दिया था ना, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज का, डायरेक्शन रेशियोज की डेफिनेशन दी थी ना मैंने, ये डायरेक्शन रेशियोज आर सेट ऑफ नंबर्स प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस, ये दी थी. यस मैम. तो ये प्रोपोर्शनल हो गए ना, r टाइम्स हो गए ना LMN के. तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर r. तो जो तुम्हें याद रखना है वो क्या याद रखना है कि मैं बाद में लिखवा दूंगी, पहले इतना, अभी लर्न क्या करना है उस पर बाद में आ जाएंगे. पहले इतना समझ लो कि अगर कोई वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की है तो एक्स वाई जेड उसकी क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज. ठीक है, एक्स वाई जेड क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज. और अगर मैं यहाँ पर इनको r से डिवाइड कर दूं, मतलब मेरे पास वेक्टर r आ गया इक्वल टू एक्स एल आर, यहाँ पर मैं पुट कर रही हूँ फ्रॉम वन एंड टू, ये 2 है. तो फ्रॉम 1 एंड 2 एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 में पुट कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या आया, एल आर आई प्लस एम आर जे प्लस एन आर के. तो हमारे पास क्या आ गया, वेक्टर r डिवाइडेड बाय r इक्वल टू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के. तो वेक्टर r, कोई भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो क्या आता है हमारे पास, यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर r इक्वल टू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के. ठीक है, तो अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर दे रखा है तो उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आई जे के जो कोफिशिएंट्स होते हैं क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं. लेकिन अगर हमारे पास वेक्टर r दे रखा है तो हमारे पास उसके कोफिशिएंट्स जो होते हैं, आई जे के कोफिशिएंट जो होते हैं वो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज. ठीक है,
तो ये इसमें एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो मैंने ऊपर लिखा था ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, वो भी हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक्स वाई जेड इसके इक्वल आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करती हूँ यहाँ से, तो मेरे पास क्या आएगा, एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके इक्वल है, यहाँ देखो फिगर में, अगर ये पॉइंट एक्स वाई जेड है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो ये 0 0 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस एक्स जीरो। माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो होल स्क्वायर। सिद्धार्थ समझ में आ रहा है? हम्म। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, दिस इंप्लाइज ओपी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये ओपी हमारा आर ही है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें कुछ अभी ज्यादा दिमाग मत खराब करना सिद्धार्थ, इसमें सिर्फ तुम्हें इतना याद रखना है, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, इफ वेक्टर आर इक्वल टू और लैंग्वेज चेंज कर देती हूँ ताकि अलग से तुम्हें दिखाई दे रिजल्ट जो तुम्हें लर्न करना है। इफ वेक्टर आर इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, देन प्रूफ से कुछ करना नहीं है, बस इसको याद कर लो, देन ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर आर, ये याद हो जाएगा। सिद्धार्थ यस मैम, हो जाएगा। ये याद हो जाएगा, ये अगली बार याद होना चाहिए। एबीसी जो है वो डायरेक्शन रेशियोज होती है। जब हमें डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइंस अगर चाहिए होते हैं तो हम इसको जो है डिवाइड कर देते हैं, एल जो होता है वो इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो को जब हम रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एल एम एन आ जाता है जो कि डायरेक्शन कोसाइंस, एंड डीसी डायरेक्शन कोसाइंस, एल इक्वल टू दिस, एम इक्वल टू बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड एन इक्वल टू, मतलब ये रिजल्ट की हमें जरूरत होती है। ठीक है, अगर हमारे पास ये यूनिट वेक्टर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उसमें 1 आएगा और ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे एबीसी। तो तुमको याद यही रखना है कि किसी भी वेक्टर में जो आईजेके के कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, और अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस की जरूरत हो तो हम इसको रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ये मोटी सी बात है जो तुम्हें याद रखनी है। आईजेके क्या है, यूनिट वेक्टर्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये समझ में आ गया। यस मैम। ठीक है, अब अगर हमारे पास मान लो 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x2 y2 z2। तो अगर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मैंने क्या बताया था, क्या होता है, हाँ ओए वेक्टर तो होता है, किसके इक्वल आता है कोऑर्डिनेट की टर्म्स में, x1 i कैप
x1 i कैप, सिद्धार्थ ये याद रखना है, ठीक है, यस मैम। क्वेश्चन में यूज होता है, प्लस z1 k कैप, x1 i कैप, y1 j कैप, प्लस ये पोजीशन वेक्टर ऑफ a होता है, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर ऑफ b क्या होगा, सिद्धार्थ बोलो पोजीशन वेक्टर ऑफ b। जैसे पोजीशन वेक्टर ऑफ a लिखा है ऐसे पोजीशन वेक्टर ऑफ b बताओ सामने देख के। x2 i और y2 x2 j i y2 y2j j, प्लस z2 k। ठीक है, ये याद रहेगा। हाँ हाँ। तो ए बी वेक्टर मैंने क्या बताया था, ए बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए बी वेक्टर क्या बताया था, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये बताया था। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी किसके इक्वल आया, x2i प्लस y2j प्लस z2k, हाँ। ठीक है, x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या आया, x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो अब इसमें लाइक टर्म्स को कंबाइन कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। तो ये हमारे पास आ गया ए बी वेक्टर। तो इसको भी एज अ रिजल्ट याद कर सकते हो कि अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता है 2 पॉइंट्स के और मुझे वो वेक्टर लिखना है तो मुझे क्या करना है, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास a पॉइंट है विद कोऑर्डिनेट्स 3 4 माइनस और b पॉइंट है विद कोऑर्डिनेट्स 2 7 8 और मैं तुम्हें कहूं ए बी वेक्टर लिखो, तो ए बी वेक्टर कैसे लिखोगे, इस फॉर्मूला को यूज करके क्या बनेगा, अप्लाई करो ऊपर वाला फॉर्मूला, हो जाएगा 2 माइनस 3 2 i माइनस 3 प्लस i 7 माइनस 4 j प्लस 8 माइनस 8 प्लस 1 8 प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया, माइनस i प्लस 3j प्लस 9k। वेक्टर लिखना आ गया, अगर 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हो तो ए बी वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर तुम्हें लिखना पड़े पोजीशन वेक्टर ऑफ ए तो वो कैसे लिखोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए फिर वो हो जाएगा 3 माइनस 2 हाँ ना 3i प्लस 4j माइनस 2 हाँ, ठीक है। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उनके साथ ij के लगाना है। और जब ए बी वेक्टर लिखना है तो x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j, ठीक है, ये समझ में आ गया। यस सर। अब इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, कहो तो करा दूं, तो ये तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज तक का काम हो जाएगा, करा दूं। नेक्स्ट लिखो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। एक्चुअली इतनी सारी टर्म्स है ना इसमें, ठीक है। जब हम किसी भी वेक्टर को इस फॉर्म में लिखते हैं ना, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के is called component form of a vector.
तो इफ वेक्टर आर इक्वल टू दिस इज कॉल्ड, मतलब ये जो है दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर आर। अगर वेक्टर आर इसके इक्वल है तो ये इसकी क्या कहलाती है, कंपोनेंट फॉर्म कहलाती है। और एक्स वाई जेड जो है, एक्स वाई जेड आर कॉल्ड द स्केलर components और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये भी वर्ड यूज होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, तो एक्स वाई जेड जो है ये इसके कहलाते हैं स्केलर कंपोनेंट। जैसे हमने ये लिखा 3i + 4j - k, तो इसके स्केलर कंपोनेंट्स क्या हुए, ए बी। मान लो मैं पूछूं स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ ए बी वेक्टर, तो स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ ए बी वेक्टर क्या हुए, -1, -1, 3, 9, ये इसके स्केलर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए तो ओ ए वेक्टर होता है, तो स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ ओ ए वेक्टर क्या हुए, 3, 4, -5। ये जो है ये इसका एक्स कंपोनेंट कहलाएगा, ये वाई कंपोनेंट कहलाएगा, ये जेड कंपोनेंट कहलाएगा। जो ओ ए वेक्टर है उसका 3x कंपोनेंट हो गया, 4y कंपोनेंट हो गया, -1 z कंपोनेंट। ठीक है, तो एक्स वाई जेड आर कॉल्ड द स्केलर कंपोनेंट्स और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। और xi + yj + zk जो है, xi, yj, zk आर कॉल्ड vector components, are called vector components of vector R। तो ये इसके वेक्टर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। अगर वेक्टर कंपोनेंट्स ए बी वेक्टर के पूछे जाए तो वो -i, 3j, 9 के हो जाए। स्केलर कंपोनेंट्स पूछे जाए तो -1, 3, 9। ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक है, और ये कहलाती है कंपोनेंट फॉर्म। अगर हमारे पास हो, मान लो वेक्टर ए इक्वल टू a1i + a2j + a3k एंड वेक्टर बी, मतलब मैंने दो वेक्टर्स ले लिए कंपोनेंट फॉर्म में, b1i + b2j + b3k, और तुम्हें इसको ऐड करना है, a + b करना है। तो a + b किसके इक्वल होगा, इनका सम किसके इक्वल होगा, A1 B1 I cap, a1 A1 + B1 I cap हाँ, plus A2 + B2 J cap plus A3 + B3 K cap। तो ये हमारे पास जब हमें ऐड करना है तो जैसे हम लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं मैथ्स में, बस वैसे ऐड कर लेंगे। सिद्धार्थ समझ में आया? यस मैम। जैसे लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं उस तरह से ऐड कर लेंगे इसको। तो ये इसका सम हो गया। अगर डिफरेंस करना है तो क्या करेंगे, सिद्धार्थ बोलो, डिफरेंस क्या होगा? लाइक टर्म्स को कट कर देना, मतलब हाँ, लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो a1 - b1i। तो जब हम कंपोनेंट फॉर्म में काम करते हैं वेक्टर से तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। अच्छा, a1 a2 a3 क्या है वेक्टर ए के, क्या बताया मैंने? a1 a2 a3 क्या है वेक्टर ए के कंपोनेंट्स, और ये क्या कहलाती है, कंपोनेंट फॉर्म। और a1 a2 a3 डायरेक्शन रेशियोज भी हैं वेक्टर के। डायरेक्शन रेशियोज क्या है, a1 a2 a3 वेक्टर ए के। ठीक है, इसी तरह से अगर तुम्हें लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए करना है तो सिंपली लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देना।
स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर इसमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? क्या बताया था इक्वल वेक्टर्स का? If they have same magnitude and same sense of direction. हाँ, तो इस केस में अगर कंपोनेंट फॉर्म हो तो वो रिजल्ट क्या बन जाता है? वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी इफ a1 इक्वल टू b1, a2 इक्वल टू b2 एंड a3 इक्वल टू b3। ठीक है, ये रिजल्ट लर्न करना है, ये सारे ही लर्न करने हैं जो मैं लिख रही हूँ। तो अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनके कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस रिजल्ट को तुमने याद करना है। ये समझ आ गया? यस मैम। अब मैं दोबारा डेफिनेशन पे जा रही हूँ। कोलिनियर वेक्टर्स, तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स की क्या डेफिनेशन दी थी? And A vector is lambda times of B vector. हाँ, पहले क्या दी थी? Same magnitude. नहीं, कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या बताया था मैंने जब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कराए थे? पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स मतलब पैरेलल वेक्टर्स। तो टू वेक्टर्स ए एंड बी आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ लिख देती हूँ, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट lambda belongs to R such that vector A equal to lambda times vector B। तो कोलिनियर वेक्टर्स का सिंपली मतलब होता है कि एक वेक्टर जो है दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो। जब भी वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल बनेगा ना। जैसे मैं बता रही थी तुम्हें 2a 3a 5a बना रही थी, वो सब पैरेलल वेक्टर्स थे। और लैम्डा नेगेटिव होगा तो भी पैरेलल ही रहेंगे, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, बताया था ना मैंने। तो वही चीज को जब हम जनरल रिजल्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो वो ये कि अगर एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल है तो वो क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। तो अगर हमें इसकी कंपोनेंट फॉर्म दे रखी होती है तो हमारे पास ये रिजल्ट बन जाता है a1i प्लस a2j प्लस a3k इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर b क्या होगा? b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो ये यहां पर हमारे पास आ जाता है a1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b1। दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? यहां मैंने बताया ना, वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b अगर a1 इक्वल टू b1 हो, a2 इक्वल टू b2 हो, a3 इक्वल टू b3 हो, ये बताया। तो यहाँ पर इधर i का कोफिशिएंट a1 है, इधर i का कोफिशिएंट क्या बन रहा है? लैम्डा b1। इसी तरह से हमारे पास क्या आया? a2 इक्वल टू लैम्डा b2, a3 इक्वल टू लैम्डा b3। तो ये हमारे पास दिस इंप्लाइज a1 अपॉन b1 इक्वल टू क्या आएगा? a1 इक्वल टू लैम्डा b1, तो a1 अपॉन b1 इक्वल टू A2 upon B2. लैम्डा, a2 अपॉन b2 इक्वल टू लैम्डा, a3 अपॉन b3 इक्वल टू Lambda. तो अगर हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो कोलिनियर वेक्टर्स में रिजल्ट क्या बन जाता है? a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3। कोलिनियर वेक्टर्स, ये कंडीशन बन गई इसकी। तुम्हें याद है 10th में तुम पैरेलल लाइंस पढ़ते थे? 10th में था ना पैरेलल लाइंस, तो वहां ये कोफिशिएंट इक्वल करते थे, याद है कुछ? Yes, ma'am. हाँ, तो ये वही चीज है। चलो, आई थिंक इतना काफी है जितना मैंने आज करा दिया।